दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। 2002 के बाद से जिस तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी का एक पूरा चित्र बनाया गया जो अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा था, ये बहुत पहले दिख गया था कि उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरह। और जो कुछ गुजरात में एक्सपेरिमेंट्स हुए, गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी माना गया, हिंदू राष्ट्र बनाने की लेबोरेटरी बनाया गया। जो कुछ गुजरात में हो रहा था वो पूरे देश के अंदर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, चाहे वो गाय के नाम पे लिंचिंग्स हो, या वो कभी बच्चा खोने के नाम पे लिंचिंग हो, या वो गैंगरेप्स हो, या जिस तरह पूरा गुजरात की इकोनॉमी को ठप करके एक गुजरात मॉडल प्रोजेक्ट किया गया था, उसी तरह पूरे देश में हमारा जो पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो जैसे यहाँ क्रम्बल किया था वैसे पूरे देश का क्रम्बल कर चुका है। इस बीच में नफरतें इतनी बढ़ाती हैं कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे यूपी का इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन हो, आखिरी के 4-5 दिन में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो पूरा खेल होता है, जो नफरत के नाम पे वोटिंग होती है और जो कमी बेशी रह जाती है उसमें तो आप जानते हैं, ये तो माहिर है, ईवीएम मशीनें हैं, उसका प्रोग्रामिंग है और उसको प्रोग्रामिंग कंट्रोल करने में ये माहिर है। ये बहुत अच्छी आपने बात की ईवीएम मशीन्स, क्योंकि कई जगहों पर जहां पर भी चुनाव हुए, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से रात को 2-2 बजे खबरें आ रही है कि गाड़ियों में ईवीएम मशीन पकड़ाए जा रहे हैं, किसी के पास में रखे हुए ईवीएम मशीन्स। लेकिन ईवीएम के खिलाफ जो एक आवाज बुलंद होनी चाहिए, बाकायदा ये कहा जाए कि एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी जमीनी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इनिशिएट नहीं लिया जा रहा है। जितनी भी सेकुलर पार्टीज है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, वो आधी भगवा हो चुकी हैं, वो आधी सांप्रदायिक हो चुकी हैं। और जब आपकी मानसिकता जो है वो कंट्रोल होने लगे मीडिया चैनल से या संघ आरएसएस से, तो उसके बाद सही कदम लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आप एक डर की राजनीति करने लगते हैं। अभी जो वो राजनीति कर रहे हैं वो डर की राजनीति है, और जब आप हर कदम उठाने से पहले डरते हैं तो उसमें फिर आपका कोई भी कैंपेन या कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। ईवीएम का भी वही मसला है, सब जानते हैं ईवीएम में घोटाला होता है और हो रहा है लगातार। मतलब गुजरात में 2012 के इलेक्शन में जितना बड़ा ईवीएम का घोटाला हुआ था, मेरे ख्याल में और किसी इलेक्शन में नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या उस ट्रैप में फंस चुकी है, इसीलिए वो भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलने लगी है, ये माना जाए? बिल्कुल ट्रैप में फंस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो ओरिजिनल जो आइडियोलॉजी थी उसको छोड़ दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी डरती है, अब ये आप 3 दिन पुराना वाकया है, आपकी शायद आपके अलावा किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया था, बोड़क देव में जजेस बंगला रोड पे 4 लोगों की लिंचिंग होती है, उनके मारपीट होती है मुसलमान लड़कों की, उनको जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं जय श्री राम के। किसी एक कांग्रेस लीडर ने ट्वीट नहीं किया, किसी एक कांग्रेस लीडर ने कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। मैंने नहीं देखा गुजरात कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट रिलीज किया हो। अगर आपको इतना डर लगता है कि मुसलमान के लिए आप मुंह नहीं खोल सकते, तो फिर आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ वही राजनीति करेंगे जो बीजेपी कर रही है, तो आपको क्यों कोई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? अगर मुझे एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट देना है तो बीजेपी को दूंगी ना, कांग्रेस को किस लिए दूंगी? कांग्रेस को तो इसलिए वोट दिया जाता था कि आप एक ऐसा समाज बनाने की में हिस्सेदार थे जो एक बराबरी का समाज हो, जहां सबकी इज्जत हो, जहां सबको जोड़ के रखा जाए, जहां प्यार मोहब्बत हो, जहां नफरत ना हो। अगर आपके बड़े बड़े नेता राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन दे रहे हैं, तो मुझे आपके नेता से क्या वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है। मैं उसको गलत मानती हूँ, मैं उस जजमेंट को भी गलत मानती हूँ। मैं बिल्कुल भी मतलब मैं रिलीजियस नहीं हूँ और मुझे किसी मस्जिद ए या मस्जिद बी या मस्जिद सी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। आप गलत चीज के साथ जब खुद शामिल हो जाएंगे तो फिर आपके साथ लोग क्यों खड़े होंगे? तो आपने जिक्र किया कि अहमदाबाद में जो 5 लड़कों के साथ में जय श्री राम के नारे लगवाए थे, उसमें कांग्रेस के वाकई में किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक हैं, वो गए भी थे, डीजीपी से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा ये 5 के अलावा उसी दिन एक मौलाना को भी मारा गया था, उस मामले के अंदर एफआईआर हो गई है, पुलिस ने माना है कि हाँ मॉब लिंचिंग है। जबकि दूसरे 5 लड़के जहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, लड़कों ने मेरे चैनल पर आकर कैमरे में बाकायदा कहा कि हमारे साथ में ये हुआ, लेकिन पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस के रोल पर कई सवाल उठ रहे हैं। 5 दिन पहले एक मुस्लिम फैमिली है, वो कहीं जा रहे थे, रात को रोक कर उस लड़के को बहुत बुरे तरीके से मारा गया, पूरा उसका मुंह सब फाड़ दिया गया बाकायदा।
पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में है, चाहे गुजरात में हो चाहे देश के दूसरे हिस्सों में। देखिए, पुलिस का तो अब पूरा एज एन इंस्टीट्यूशन कहना चाहिए कि वहां पे तो पूरा जो एक कम्युनल जो माइंडसेट है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। चैनल तो अब सारे के सारे खरीदे हुए हैं, सब कंट्रोल्ड हैं, सब पे एक इनका या अडानी का या अंबानी का सारा पैसा लगा है जो मोदी और अमित शाह के कंट्रोल में। तो चैनल को तो हम कोई अब वो मान ही नहीं सकते कि वो मीडिया है। मीडिया तो वो है नहीं, वो तो हिज मास्टर्स वॉइस जिसे कहते हैं वो है। सिर्फ वो वही करेंगे जो आरएसएस चाहती है, जो बीजेपी चाहती है। चुनाव इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। देखिए, जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए इलेक्शन लड़ती हुई नजर नहीं आ रही। अगर इलेक्शन लड़ना है तो 5 साल काम करना होता है ना। बिल्कुल 3.5 साल तो कांग्रेस इसमें निकाल देती है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। यही नहीं डिसाइड कर पाती कि प्रदेश का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। बिल्कुल। अब कब घोषित किया मुझे पता नहीं, शायद साल भर 1.5 साल पहले ही हुआ। हाँ, एक साल पहले। 1 साल पहले तो आप इलेक्शन से 1 साल पहले तो आप प्रेसिडेंट बनाते हैं, 4 साल आप कैसे निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। आज हम बात करेंगे शबनम हाशमी जी से, और ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि जब भी कहीं किसी मजलूम की आवाज देश के किसी भी कोने में दब रही होती है तो शबनम जी जो है वो कोशिश करती है उस आवाज को बुलंद करने की, उस आवाज को एक और आवाज देने की कोशिश करती हैं। और 2014 के बाद में जिस तरीके से देश का जो माहौल बना हुआ है, देश को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है। ऐसे में गुजरात के चुनाव भी सर पर है, कई जगहों पे चुनाव है इस साल। तो अब जो है वो खास जो दबा कुचला तबका है, दलित तबका है, माइनॉरिटी का जो तबका है, उनके क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। इन तमाम मसाइल पर, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे शबनम हाशमी जी से। शबनम जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया देश लाइव की टीम को। आप गुजरात के दौरे पर हैं, गुजरात में चुनाव भी हैं, लेकिन गुजरात से हटकर अगर देखें, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए, 2014 के बाद से भारत काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है। देखिए, ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि 2002 के बाद से जिस तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी का एक पूरा चित्र बनाया गया जो अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा था, ये बहुत पहले दिख गया था कि उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरह। और जो कुछ गुजरात में एक्सपेरिमेंट्स हुए, गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी माना गया, हिंदू राष्ट्र बनाने की लेबोरेटरी बनाया गया। जो कुछ यहाँ हो रहा है, अगर ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे तो पूरे देश में वही होगा। और 2014 से हमने ये देखा है कि जो कुछ गुजरात में हो रहा था वो पूरे देश के अंदर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। चाहे वो गाय के नाम पे लिंचिंग्स हो, या वो कभी बच्चा खोने के नाम पे लिंचिंग हो, या वो गैंगरेप्स हो, या जिस तरह पूरा गुजरात की इकोनॉमी को ठप करके एक गुजरात मॉडल प्रोजेक्ट किया गया था, उसी तरह पूरे देश में हमारा जो पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो जैसे यहाँ क्रम्बल किया था वैसे पूरे देश का क्रम्बल कर चुका है। भूखमरी बढ़ चुकी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे आपने कहा कि कोई भी हो, बुद्धिजीवी हो, एक्टिविस्ट हो, सबके ऊपर हमला है। हर उस व्यक्ति पे, हर उस संस्था पे जो सवाल उठाती है उस पे हमला है। ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज जहां बच्चों को प्रश्न करना सिखाया जाता है, उन यूनिवर्सिटीज पे हमला है, एजुकेशन पे हमला है। और जो इनकी सोच थी कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या ये कहिए कि एक फासीवादी समाज बनाएंगे, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उस तरफ। लेकिन जनता को जो है कि कहेंगे कि लॉलीपॉप दिया गया 2014 में कि विकास के नाम पर ये वोट हुआ, तो आप मानती है क्या वाकई में देश की जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है? 2014 में काफी लोगों ने विकास के नाम पे वोट किया था। खास तौर से मैं कहूंगी शहरों की मिडिल क्लास ने, पढ़े लिखे लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कभी गुजरात में काम नहीं किया। जो पीआर एजेंसीज जो प्रोजेक्ट कर रही थी, अमेरिका की पीआर एजेंसीज थी और थी, कि यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा समाज, एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल है जो कभी देश में हुआ ही नहीं, उसको बगैर समझे, बगैर उसकी सच्चाई समझे लोगों ने यकीन कर लिया था। और एक ऐसा बड़ा तबका था जिसने वोट किया। लेकिन दूसरा भी तबका, जो कहिए आप, जिसके ऊपर पिछले 4 दशकों से काम हो रहा है, जो मेनली सांप्रदायिक सोच
को बढ़ावा दिया गया है, नफरत को बढ़ावा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने उस बेसिस पे भी वोट दिया था कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है या हमको नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति यहाँ का प्रधानमंत्री चाहिए। वो जाहिर है कि 2014 के बाद जो सबका साथ सबका विकास या एक स्वर्ण आर्थिक मॉडल जो बनाने का सपना था वो तो बुरी तरह टूट गया और वो लोगों की समझ में भी आया है। लेकिन इस बीच में नफरतें इतनी बढ़ाती हैं कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे यूपी का इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन हो, आखिरी के 4-5 दिन में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो पूरा खेल होता है, जो नफरत के नाम पे वोटिंग होती है और जो कमी बेशी रह जाती है उसमें तो आप जानते हैं, ये तो माहिर है, ईवीएम मशीनें हैं, उसका प्रोग्रामिंग है और उसको प्रोग्रामिंग कंट्रोल करने में ये माहिर है। ये बहुत अच्छी आपने बात की ईवीएम मशीन्स, क्योंकि कई जगहों पर जहां पर भी चुनाव हुए, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से रात को 2-2 बजे खबरें आ रही है कि गाड़ियों में ईवीएम मशीन पकड़ाए जा रहे हैं, किसी के पास में रखे हुए ईवीएम मशीन्स। लेकिन ईवीएम के खिलाफ जो एक आवाज बुलंद होनी चाहिए, बाकायदा ये कहा जाए कि एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी जमीनी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इनिशिएट नहीं लिया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी ऑपोजिशन में है वो असल में उन्होंने अपने साथ जो काम होना था, अपने काडर के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, जब नफरत फैलाई जा रही थी तो नफरत को काउंटर करने के लिए आपको बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ता है, वरना आप खुद नफरत का शिकार हो जाते हैं। तो जितनी भी सेकुलर पार्टीज हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, वो आधी भगवा हो चुकी हैं, वो आधी सांप्रदायिक हो चुकी हैं। और जब आपकी मानसिकता जो है वो कंट्रोल होने लगे मीडिया चैनल से या संघ आरएसएस से, तो उसके बाद सही कदम लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आप एक डर की राजनीति करने लगते हैं। अभी जो वो राजनीति कर रहे हैं वो डर की राजनीति है, और जब आप हर कदम उठाने से पहले डरते हैं तो उसमें फिर आपका कोई भी कैंपेन या कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। ईवीएम का भी वही मसला है, सब जानते हैं ईवीएम में घोटाला होता है और हो रहा है लगातार। मतलब गुजरात में 2012 के इलेक्शन में जितना बड़ा ईवीएम का घोटाला हुआ था, मेरे ख्याल में और किसी इलेक्शन में नहीं हुआ होगा। लेकिन उसके लिए जो करेज चाहिए, जो कन्विक्शन चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, और ये लड़ाई जनता नहीं लड़ सकती। ये आपने 2012 की जो बात कही, उस वक्त ये खबर भी कुछ आई थी कि आपने भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस वगैरह को अपने पत्र लिखकर भी कहा था कि कुछ घोटाला ऐसा कुछ हो रहा है, देखिए, ध्यान रखिए। जी, मैं उस टाइम 6-7 बहुत सीनियर कमेटीज पे थी। मैंने सभी से रिजाइन किया था इन प्रोटेस्ट, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जब केंद्र में आपकी सरकार है तो बगैर आपके इसमें शामिल हुए ये घोटाला नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी सरकार में शामिल है जिसने ये होने दिया, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट से 3-4 दिन पहले तक की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखते, अभी भी आप पुरानी फुटेज देखिए, तो जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी इनकी वो बहुत ही एक डरी हुई थी। लेकिन आखिर के 2 दिन में वो बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी और उसमें बयान आने शुरू हो गए थे कि हमारी इतनी सीट आ रही, क्योंकि उस वक्त जो भी पैक्ट था, जिससे भी पैक्ट हुआ होगा, वो हो गया था। तो ये माना जाए शबनम जी कि बीजेपी जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, जो एक मानसिकता पर कंट्रोल करने की मीडिया के माध्यम से की जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्या उस ट्रैप में फंस चुकी है, इसीलिए वो भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलने लगी है, ये माना जाए? बिल्कुल ट्रैप में फंस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो ओरिजिनल जो आइडियोलॉजी थी उसको छोड़ दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी डरती है, अब ये आप 3 दिन पुराना वाकया है, आपकी शायद आपके अलावा किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया था। बोड़कदेव में जजेस बंगला रोड पे 4 लोगों की लिंचिंग होती है, उनके मारपीट होती है, मुसलमान लड़कों की, उनको जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं जय श्री राम के। किसी एक कांग्रेस लीडर ने ट्वीट नहीं किया, किसी एक कांग्रेस लीडर ने कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। मैंने नहीं देखा गुजरात कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट रिलीज किया हो। अगर आपको इतना डर लगता है कि मुसलमान के लिए आप मुंह नहीं खोल सकते, तो फिर आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? और जो भी, मैं ये नहीं कह रही आप सिर्फ मुसलमान के साथ खड़े हुए, हाँ, किसी भी अगर दलित के ऊपर हमला है या दलित पीड़ित है, उसके लिए खड़े हुए। आपके पूरे देश की इकोनॉमी बैठी जा रही है, उसके लिए खड़े हुए। मुसलमान के ऊपर हमला है, सिख के ऊपर, जैन के ऊपर, या किसी हिंदू के ऊपर हमला है, जो खासतौर से जो गरीब तबके का हिंदू, आप अपना मुंह तो खोलिए। अगर आप सिर्फ वही राजनीति करेंगे जो बीजेपी कर रही है, तो आपको क्यों कोई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? अगर मुझे एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट देना है,
तो बीजेपी को दूंगी ना, कांग्रेस को किस लिए दूंगी? बिल्कुल। कांग्रेस को तो इसलिए वोट दिया जाता था कि आप एक ऐसा समाज बनाने की में हिस्सेदार थे जो एक बराबरी का समाज हो, जहां सबकी इज्जत हो, जहां सबको जोड़ के रखा जाए, जहां प्यार मोहब्बत हो, जहां नफरत ना हो। अगर आपके बड़े बड़े नेता राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन दे रहे हैं, तो मुझे आपके नेता से क्या वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है। मैं उसको गलत मानती हूँ, मैं उस जजमेंट को भी गलत मानती हूँ। मैं बिल्कुल भी मतलब मैं रिलीजियस नहीं हूँ और मुझे किसी मस्जिद ए या मस्जिद बी या मस्जिद सी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। आप गलत चीज के साथ जब खुद शामिल हो जाएंगे तो फिर आपके साथ लोग क्यों खड़े होंगे? तो इसीलिए लोग नहीं खड़े हो रहे। और ये विरोध भी नहीं देखा जा रहा है कहीं, जिसे कि ज्ञानवापी के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि वहां क्या चीज मिली है, क्या रिपोर्ट है, ये कहीं बाहर नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद हमने कल देखा एक बड़ा चैनल था, वो वहां का वीडियो दिखा रहा था कि नहीं ये शिवलिंग ही है। उसके बावजूद भी ये चैनलों के खिलाफ भी कोई आवाज नहीं उठ पा रही है। देखिए, चैनल तो अब सारे के सारे खरीदे हुए हैं, सब कंट्रोल्ड हैं, सब पे एक इनका या अडानी का या अंबानी का सारा पैसा लगा है जो मोदी और अमित शाह के कंट्रोल में। तो चैनल को तो हम कोई अब वो मान ही नहीं सकते कि वो मीडिया है। मीडिया तो वो है नहीं, वो तो हिज मास्टर्स वॉइस जिसे कहते हैं वो है। सिर्फ वो वही करेंगे जो आरएसएस चाहती है, जो बीजेपी चाहती है। सवाल ये है कि बाकी सबका क्या, बाकी ऑपोजिशन का क्या? और ये बिल्कुल एक पैटर्न है। आज ज्ञानव्यापी है, कल कोई और होगी, परसों कोई और होगी, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा लेके एक तो जो जनता फेस कर रही है, करोड़ों के पास नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है उसके हाल खराब है, जीडीपी हमारी माइनस में गई हुई है, हमारा जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए। आप इन सारे मुद्दों पे बात नहीं करें, इसलिए लगातार आपको ज्ञानव्यापी मंदिर के बारे में, ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर के बारे में बात करवाई जाएगी, आपको ताजमहल के बारे में बात करवाई, कोई भी और मुद्दे से आपको लगातार भटकाया जाएगा। तो वो तो ये करेंगे और ये उनकी राजनीति है। सवाल ये नहीं है कि उनको तो ये करना ही है, आरएसएस को ये करना ही है। अगर उनको ये हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उनको तो हर महीने एक नई खुराफात करनी है। सवाल ये है कि ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर रही है, उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा, वो सड़कों पे क्यों नहीं आ रही, उनका काडर सड़कों पे क्यों नहीं है, वो विरोध क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है कि नहीं हम तो विरोध भी करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन मीडिया हमें दिखाता नहीं है। एक ये दूसरा, ये जो आपने जिक्र किया कि अहमदाबाद में जो 5 लड़कों के साथ में जय श्री राम के नारे लगवाए थे, उसमें कांग्रेस के वाकई में किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक हैं, वो गए भी थे, डीजीपी से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा ये 5 के अलावा उसी दिन एक मौलाना को भी मारा गया था, उस मामले के अंदर एफआईआर हो गई है, पुलिस ने माना है कि हाँ मॉब लिंचिंग है। जबकि दूसरे 5 लड़के जहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, लड़कों ने मेरे चैनल पर आकर कैमरे में बाकायदा कहा कि हमारे साथ में ये हुआ, लेकिन पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस के रोल पर कई सवाल उठ रहे हैं। 5 दिन पहले एक मुस्लिम फैमिली है, वो कहीं जा रहे थे, रात को रोक कर उस लड़के को बहुत बुरे तरीके से मारा गया, पूरा उसका मुंह सब फाड़ दिया गया बाकायदा। पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में है, चाहे गुजरात में हो चाहे देश के दूसरे हिस्सों में। देखिए, पुलिस का तो अब पूरा एज एन इंस्टीट्यूशन कहना चाहिए कि वहां पे तो पूरा जो एक कम्युनल जो माइंडसेट है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। पुलिस में भी कुछ हद तक, काफी हद तक जुडिशरी में भी। जुडिशरी में अभी भी तब भी बहुत उम्मीद है, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो झुकने को तैयार नहीं है, जो आज भी बहुत अच्छे जजमेंट देते हैं, जो सर उठा के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन और ऐसा नहीं है कि पुलिस में भी सारे ऐसे हो गए, पुलिस में भी है ऑफिसर्स, लेकिन जब वो सही स्टैंड लेते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है फौरन। बिल्कुल। तो पुलिस को तो पूरा डिह्यूमनाइज भी किया गया है। मतलब आप चाहते ही नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो तरीका है उससे आप कोई भी काम करें। हर वक्त कोई छोटा सा भी किसी की गलती हो, या और जैसा आपने कहा कि अगर आप मुसलमान हैं तब तो ऐसा लगता है कि आपको पूरा हक है मारने का। बिल्कुल। और अभी वो आजकल वो रुका हुआ है, लेकिन एक पूरा दौर था 2002 से लेके 8 तक का, जब हर रोज मुसलमान लड़कों को उठाया जाता था टेरर के नाम पे, जबकि वो सारे के सारे आधे उसमें से जो बॉम्ब ब्लास्ट थे वो पता चल रहा बाद में कि सनातन संस्था जैसे वो कर रही थी। तो ये पूरा पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसमें सारा ही जो अलग अलग सेक्शंस हैं सब की सांप्रदायिक सोच हुई है।
उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें जो भी इस समाज का हिस्सा है। अगर आप कॉन्शियसली अपने आप, जो आपको हर वक्त बताया जा रहा है, नफरत की चीजें जो बताई जा रही हैं, अगर आप अपने आप बहुत कॉन्शियसली उसको काउंटर नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो धीरे 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 आपकी सोच भी सांप्रदायिक हो जाएगी। और वो किसी तरफ से भी हो, मतलब मैं अभी हिंदू सांप्रदायिकता की बात कर रही हूँ, मुस्लिम सांप्रदायिकता में यही होता, ये भी होता है। मतलब जो हमने अफगानिस्तान के हाल देखे या पाकिस्तान के, या तालिबान जैसे बन के खड़े हो गए, वो भी वही है ना, स्लो पॉइजनिंग है दिमाग में। श्रीलंका का क्या हाल हुआ ये भी हमने श्रीलंका देखा का धर्म क्या के हाल नाम देखा, पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे दलित हो वो भी भय में है, मुसलमान है वो भी भय में है, जो अधिकारी लेवल के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं भय में है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आखिरकार क्या लगता है, ये ऐसे ही क्या इसी डर्रे पर चलता रहेगा? क्या होना चाहिए आगे? बुद्धिजीवियों की जमात को आगे आना चाहिए या किस तरह का इसमें आगे होना देखिए, चाहिए? फासीवाद जो है वो भय पे पनपता है। फासीवादी समाज तभी बनता है जब जितने भी लोग हैं, जितने भी अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, वो सब फियर साइकोसिस में जिए, वो एक भय के डर के अंदर रहें। और डर जब तक बिल्कुल पूरे समाज में ना फैला दिया जाए, तब तक फासीवादी ताकतें कभी पूरी तरह से किसी भी समाज पर कब्जा नहीं करती। तो ये तो इनका पहला स्टेप है। हम 2002 और उससे उसके आसपास का गुजरात देखें तो उस वक्त का जो भय था यहाँ पे, और ऐसा नहीं था मुसलमान भय में जी रहा था, हाँ, हिंदू मुसलमान के ऊपर तो हमला हो रहा है, मारा जा रहा है, तो वो भय में जी रहा है, लेकिन हिंदू को भय दिखाया जा रहा है। अगर तुमने हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो कांग्रेस आ जाएगी और मुसलमान तुम्हारी बेटियों को रेप करेगा। ये पूरा एक नरेटिव बनाया जाता है, ये पूरा एक नरेटिव घड़ा गया, जिससे हिंदू जो है वो हर लगातार डर में रहे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। हमने ये 1 जुलाई को बसंत रजब का दिन होता है, तो हमने एक 1 जुलाई को एक कार्यक्रम किया था जिसका नाम रखा था मेरे घर आके तो देखो। और उसमें हमने तकरीबन 10 पटेल महिलाएं थी जो जुहापुरा में अलग अलग लोगों के घर गई थी। टोटल 100 लोग थे, 50 मुसलमान थे जो 50 हिंदुओं के घर गए थे और 50 हिंदू थे जो मुसलमानों के घर गए थे। उसमें एक लड़की थी सोनल पटेल, आज भी मुझे याद है, कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसने रात को 2 बजे तक, सुबह तक अपने घर में लड़ाई लड़ी कि मैं जाऊंगी जुहापुरा। उसके फादर उसे मना कर रहे थे कि तुम वहां से जिंदा नहीं आओगी, जो पूरा मिथ बना रखा है। खैर सोनल गई और उसने फिर वहां जाने के बाद हमने एक पब्लिक प्रोग्राम किया था। उसने अपना एक्सपीरियंस, बाकी सब ने भी अपना एक्सपीरियंस बयान किया, बल्कि उसकी वीडियो आज भी होंगे इधर उधर। उन सब ने ये कहा कि ये तो हमारे जैसे लोग हैं, हमको बचपन से बताया जा रहा है कि जोहापुरा जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे, वहां घरों में बंदूकें हैं। जब वहां जाके देखा तो पता चला कि वहां की औरतों की भी वही समस्याएं हैं जो हमारी औरतों की समस्याएं। तो उसमें जितना ये मिथ, हालांकि बहुत छोटा सा सेक्शन के लिए टूटा था, लेकिन टूटा था। बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा कि क्या करना चाहिए, करना एक ही चीज चाहिए कि एक दूसरे को जो बताया जाता है आपको कि मुसलमान आपका दुश्मन है या हिंदू आपका दुश्मन है, एक दूसरे से मिलना शुरू कीजिए, एक दूसरे के घर जाना शुरू कीजिए, देखिए उसके घर के रीति रिवाज क्या है, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, तो आपको पता चलेगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई, मतलब ऐसा नहीं है हिंदू में सारे वेजिटेरियन होते, हाँ, एक वो थोड़ा बहुत तो सेक्शन रहता है, सेक्शन है जो शाकाहारी है, ज्यादातर तो नॉन वेजिटेरियन ही। उतना खाने में थोड़ा बहुत फर्क होगा, बाकी आप देखेंगे रहन सहन पहनावा सारा एक जैसा, सब बिल्कुल। कुछ एक जैसा है, बोली एक जैसी है। इसमें ये माना जाए शबनम जी कि 2002 के बाद में जो लोग पैदा हुए, जो अब यूथ, जो 20, 22, 27 साल के जो हो चुके हैं, उन्होंने हमेशा ये नफरत की राजनीति ही देखी है, मोदी राज ही देखा है। कई लोग ऐसे भी, मेरे भी कई साथ में जॉब करते थे अलग अलग चैनल्स में, जो ये कहते थे कि हम अहमदाबाद में पैदा हुए, आज 25 साल के हैं, लेकिन हमने कभी भी अहमदाबाद की नदी के उस पार का हिस्सा नहीं देखा, हमारे घर वाले मना करते हैं हमें। तो जो यूथ जो पैदा हुआ 2002 के बाद में, जिसने बीजेपी के अलावा, मोदी के अलावा, नफरत की राजनीति के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है, क्या उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं पर बीजेपी हमेशा कब्जा रखना चाहती है? वही बीजेपी की जीत है? उन पे भी कब्जा रखती है। उनको तो मतलब वो तो पैदा ही इस पूरी नफरत के दौर में हुए, और सिर्फ 2002 नहीं, मेरा ये मानना है कि 1990 से शुरुआत होती है, जब अडवाणी रथ लेके निकले हैं, अयोध्या मूवमेंट का असली नफरत की जो राजनीति है वहां से शुरू होती है। और उस दशक से जो भी बड़े हुए बच्चे, अगर उन्होंने कॉन्शियसली उनके घर में या स्कूलों में या कॉलेज में कॉन्शियसली उनको एक दूसरी सोच नहीं दी,
जो बराबरी की सोच है, जो मोहब्बत की सोच है, तो वो नफरत का शिकार हुए। और उन्होंने दूसरा एक जो जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जो जिस वक्त हम पूरी आजादी की जंग लड़ रहे थे, जो गांधी के सपनों का भारत था, जो नेहरू के सपनों का भारत था, या सरदार पटेल के सपनों का भारत था, वो सपना तो उन्होंने देखा ही नहीं। बिल्कुल। उनको तो सिर्फ वो पले बड़े सिर्फ इस नफरत के माहौल में, और उनको भी, और जो जो वो सोच नहीं रखते। देखिए, बीजेपी और आरएसएस की ये खूबी है सपना दिखाया है। कि वो सिर्फ वो लोग जो उनके साथ हैं उसके आगे भी वो लगातार पहुंचते हैं, बिल्कुल क्योंकि ये सारे लोग उनके साथ 40 साल पहले तो नहीं थे। बिल्कुल। पहले तो 2 ही सीट थी, आज कब्जा है पूरे देश पे। उन्होंने अपनी जड़ों को और फैलाया है। अपनी जड़ों को उन्होंने फैलाया है, नफरत को फैलाया है, उसके लिए बहुत क्रिएटिव तरीके यूज किए। अच्छा, दूसरा आपसे 2-3 सवाल और बचे हैं सिर्फ, कि एक तो ये गुजरात में चुनाव है, जैसा आपने कहा कि अपोजिशन कहीं नजर नहीं आता है। अब गुजरात में बीजेपी हमेशा कमजोर हुई है, नरेंद्र मोदी यहाँ पर, तो उसके बावजूद आप देखिए 2007, 2012, 2017 हमेशा सीटें कम हुई है बीजेपी की। लेकिन अब जो चुनाव है 2022 का विधानसभा चुनाव काफी अलग होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी पूरी ताकत लगा रही है। तो ऐसे में इस चुनाव को आप कैसे देखती हैं? बीजेपी के लिए राह आसान होगी या क्या लगता है आपको? नहीं, बीजेपी के लिए तो देखिए जाहिर है कि जब बीजेपी की सपोर्ट ही, एक तरह से मैं मानती हूँ, एक तरफ एमआईएम आके मुसलमानों का वोट काटेगी, आम आदमी पार्टी जहां जहां जाएगी कांग्रेस बेल्ट में कांग्रेस का वोट काटेगी, तो बीजेपी को तो उससे फायदा होगा ही। और ये कोई छुपा हुआ वो भी नहीं है कि बीजेपी को हमेशा फायदा पहुंचाने, कम से कम एमआईएम तो पहुंचती ही है, अलग अलग प्रदेशों में भी पहुंची है, आम आदमी पार्टी को मैं ना भी कहूं तो चुनाव तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। देखिए, जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए कांग्रेस इलेक्शन को, लड़ती हुई नजर नहीं आ रही अगर इलेक्शन लड़ना है तो 5 साल काम करना होता है ना। बिल्कुल 3.5 साल तो कांग्रेस इसमें निकाल देती है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, यही नहीं डिसाइड कर पाती कि प्रदेश का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। बिल्कुल। अब कब घोषित किया मुझे पता नहीं, शायद साल भर 1.5 साल पहले ही हुआ। हाँ, एक साल पहले। 1 साल पहले तो आप इलेक्शन से 1 साल पहले तो आप प्रेसिडेंट बनाते हैं, 4 साल आप कैसे निकल जाते हैं। और मतलब मैं तो अपने दूसरे काम से आई हूँ, किसी मेरे पुरानी कलीग है, उनके घर में 2 शादियां थी और एक कुछ और मुझे किसी लॉयर से मिलना था। मैं कोई उस तरह से पॉलिटिकल देखने आई भी नहीं थी, लेकिन जितने भी लोगों से मिल रही हूँ, जितना ठंडा पड़ा है चारों तरफ, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी है। तो आप तो खुद ही मतलब खुद ही सरेंडर कर दिया आपने, खुद ही हारने को तैयार हैं, तो फिर। अच्छा, एक सवाल ये कि जो युवा है या जो इस देश की जनता है, उसके जो माइंडसेट को कंट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया जो भी सरकार की नीतियों का विरोध करता है उसको सीधे माँ बहन की गालियां दी जाती है, रेप की धमकी दी जाती है। आपके कमेंट्स में भी कई लोगों का आपको भी उल्टा सीधा लोग बाकायदा कर रहे हैं, ट्रोल करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? आप देखें, मोदी के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ कोई नेहरू को बोल रहा है, कोई किसी धर्म मुसलमानों को कुछ बोल रहा है, दलितों के साथ में कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम, एक तो ये सारे पेड लोग हैं जो इन्होंने चला रखे हैं अपने कॉल सेंटर्स, उसमें बैठे हैं, उनको टारगेट दिया जाता है किस किस को टारगेट करना है। तो मैं तो 2 चीजें करती हूँ, या तो इग्नोर करती हूँ, और या फिर संघी जितने भी हैं उन्हें ह्यूमर समझ में नहीं आते, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। मजाक से कैसे डील करें वो समझ में नहीं आता। तो मजाक में इनके साथ अगर आप डील करें, जैसे मैंने कल भी किसी को बता रही थी कि किसी ने लिखा मेरे उस पे कि बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, तो मैंने जवाब में लिखा कि भाई मेरा अभी कोई इरादा नहीं है मरने का, अभी तो बहुत काम बचा है, या मतलब इस तरह से। या कोई बहुत गालियां देता है तो मैं यही कहती हूँ कि भाई आपके माँ बाप ने तो आपको बहुत शालीन भाषा सिखाई है, तो उसमें फौरन डिफेंसिव पे चले जाते हैं। तो उसमें लड़ाई करने से उनसे, या वो करने से, और जो कानून के जो हालात हैं वो आप जानते हैं, आप कर दीजिए जरूर केस, उसके बाद आप ही धक्के खाते रहे। तो बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर देम, ये समझना कि ये तो पैसे दिए हैं इनको, ये काम कर रहे हैं, आप अपनी बात लिखते रहिए, बाकी जो अटैक कर रहा है उसको अटैक करने दीजिए। आखिरी सवाल मैं दोबारा उसी पर आऊंगा, ईवीएम को लेकर
क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, जितनी भी जो बड़ी पार्टियां हैं, इलाकाई भी जो पार्टियां हैं, क्या सबको एक साथ मिलकर कोई ठोस एक कदम नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ईवीएम के विरोध में जितना अनहद ने काम किया है और बहुत अरसे से, वो शायद और किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। हमने 2015 में एक मेजर कन्वेंशन भी किया था, बाकी और बहुत सारी चीजों के साथ, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और वहां ये बात हुई थी। हमने उठाई थी हम लोगों ने कि आप बायकॉट कीजिए। बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज बायकॉट करने को तैयार नहीं है इलेक्शन का बायकॉट किया है। और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर सारी ऑपोजिशन पार्टी साथ हो जाएं और इलेक्शन कमीशन को लिख दें कि जब तक बैक टू बैलेट नहीं होगा वी आर बायकॉटिंग इलेक्शंस, तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत किसी में है नहीं। चाहे ममता में हो, ममता बहुत धाकड़ महिला है, बाकी सब में तो मुझे वो हिम्मत कहीं दिखाई नहीं देती। ममता अकेली कर सकती है ऐसा? नहीं, ममता अकेली करेंगी तो नहीं होगा ना, लेकिन किसी को तो मतलब आगे आना पड़ेगा। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मैं जब इस प्रोग्राम के लिए मिलने गई थी, मेरी केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, लंबी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने भी खुद इनिशिएट किया है, लेकिन जब तक कांग्रेस पूरी तरह इसमें शामिल नहीं है, जब तक कांग्रेस स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, बाकी सारी पार्टीज आ भी जाएं तो क्या होगा। तो एक्चुअली द बॉल इज इन कांग्रेस कोर्ट। कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आज सोनिया गांधी या राहुल गांधी या इवन प्रियंका गांधी अगर फोन उठा के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को फोन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनका फोन नहीं लेगा। अगर वो ये डिसीजन लेते हैं और सबसे बात करते हैं कि हम ईवीएम के विरोध में हम सब मिलके बायकॉट करेंगे इलेक्शंस, तो सब साथ आ जाएंगे। लेकिन इनिशिएटिव तो ले, इतनी हिम्मत तो हो। बात वही हिम्मत की है। पहले ही डर जाते हैं, पहले ही डर के बैठ जाते हैं। हिम्मत आप कीजिए तो आज भी आरएसएस को हराना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल हिम्मत चाहिए। उसके लिए हमारे जैसे एक्टिविस्ट बहुत थोड़ा बहुत कुछ मतलब सपोर्टिव रोल अदा कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ा हम अच्छा। इलेक्शन नहीं जीत सकते, हम मतलब हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम इन्हें पॉलिटिकली हरा सकें, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज हिम्मत करें तो आज भी इस देश की सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाएगी और कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी। इस बात की गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।